हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से हर एक स्टॉक बहुत गंदी तरह से पीट रहा है, गिर रहा है। लेकिन अगर हम बीएसई की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो उतना नहीं गिरा है। फॉर एग्जाम्पल इस स्टॉक के आप पिछले 6 महीने के रिटर्न्स देखेंगे, सो दे आर 90.96%। सितंबर के लास्ट वीक में जहाँ से स्टॉक मार्केट में फॉल होना शुरू हुआ, तब बीएसई ट्रेड कर रहा था लगभग 4,000 रुपये पर, और आज वो ट्रेड कर रहा है 5,000 से भी ज़्यादा की प्राइस पर। इसके चलते कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक तो स्टॉक नहीं गिरा लेकिन आने वाले टाइम में फिर ज़्यादा गिरेगा, या फिर क्या ये फंडामेंटली उतना स्ट्रांग है कि करंट जो मार्केट फॉल है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बीएसई का एनालिसिस होने वाला है जिसमें पूरे एक्सचेंज इंडस्ट्री को आप समझने वाले हैं आज। साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं कि बीएसई का एक नया कंपटीटर उभर कर आया है, और ये कंपटीटर एनएसई नहीं है। ये कंपटीटर ऐसा है कि जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, बट अचानक से वो पर्टिकुलर चीज़ एज अ कंपटीशन बीएसई के लिए खड़ी हो चुकी है और एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। सो अगर आप बीएसई में इन्वेस्टेड या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करें तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी आंखें सही तरह से खुलने वाली है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अभी बीएसई का एनालिसिस कर रहे हैं या फिर हम बाकी कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, अब आप भी उसे कर सकते हो। साथ ही किसी भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना हो या फिर मार्केट के वैल्यूएशंस को समझना हो, ये सारी चीज़ें आप अभी कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बस दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, आपके स्टॉक मार्केट के बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और दूसरा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इसे आप भी बड़े आसानी से सीख सकते हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिनोवेशंस इज लॉन्चिंग बेसिक्स टू एडवांस कॉम्बो, जो कल लॉन्च होने जा रहा है। इस कॉम्बो में आपको दो कोर्सेस मिलते हैं। पहला है फाउंडेशन 2.0, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन बनाया जाता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। और उसके साथ आपको मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, जहां पर आप स्टॉक मार्केट को बहुत एडवांस लेवल पर सीखते हो। उसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से लेकर वैल्यूएशन, फॉरेंसिक एनालिसिस, ये सारी एडवांस चीज़ें कवर होती है, वो भी एकदम आसान भाषा में, जो कोई भी बिना फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से सीख सकता है। 12,999 रुपीज़ का ये कॉम्बो विद लाइफ टाइम एक्सेस फिलहाल आपको मिल रहा है मात्र 5,997 रुपीज़ में। इस प्री लॉन्च ऑफर के बाद इस कोर्स की प्राइस वापस 12,999 होगी, तो ऑफर खत्म होने से पहले जरूर ऑफर का फायदा ले। और हाँ, इसके साथ फ्यूचर में जो भी हमारे अपडेट्स रहते हैं, जैसे कि अगस्त मंथ में 3.0 आएगा, फिर 4.0 आएगा अगले साल, सो ये सारे अपडेट्स आपको फ्री में मिलते हैं। उसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। इस ऑफर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये कॉम्बो आता है विद 2 days नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, सो देयर इज नो डाउनसाइड रिस्क। गो अहेड, सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर। इस ऑफर का कल आखिरी दिन है, तो ऑफर खत्म होने से पहले जरूर ऑफर का फायदा ले, क्योंकि ये प्राइस आपको बाद में कभी नहीं मिलने वाली। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बीएसई की बात करें तो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। हालांकि एनएसई इसके बहुत बाद में आया और आगे भी चला गया। हालांकि एनएसई लिस्टेड नहीं है, बट ऑफकोर्स मार्केट कैप के हिसाब से वो आगे ही रहेगा बीएसई के। लेकिन यहाँ पर बीएसई भी कुछ कम नहीं है। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 2873% के रिटर्न्स दिए हैं। कितना क्रेजी मल्टीपैगर है, आप ही देख सकते हो। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अभी जो कम्पिटिटिव एज बीएसई को मिली थी, अब धीरे धीरे वहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी है, उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पिछले 2 साल में एनएसई के शेयर प्राइस ने, अगर आप ग्राफ पर देखेंगे तो पहाड़ पे पहाड़ क्रिएट किए हैं, यानी कि बहुत तेज़ी दिखाई है शेयर प्राइस ग्रोथ में। और ये पिछले 2 साल में अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि 2023 में, पर्टिकुलरली मई 2023 में, जीरोधा जो उस टाइम सबसे बड़ा इंडिया का स्टॉक ब्रोकर था, उसने अनाउंस किया कि वो बीएसई इंडेक्स डेरिवेटिव ला रहे हैं अपने काइट ऐप पर, जहां पर बीएसई ने बैंकेक्स और सेंसेक्स इन दोनों को F&O सेगमेंट में लॉन्च किया। ये एक उनका ट्रायल था जिसमें उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसके बाद इन्होंने अलग अलग एक्सचेंजेस में उसे लाना शुरू किया और धीरे धीरे फिर सारे एक्सचेंजेस ने बीएसई को अपना लिया। जैसे आप यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू देख सकते हो, तो दिसंबर 2021 से लेकर जून 2023 तक नंबर स्टैग्नेंट थे, कुछ उसमें इंक्रीज नहीं थी। लेकिन जैसे ही फिर बीएसई ने डेरिवेटिव्स लॉन्च किए, आप अगला क्वार्टर 362 करोड़, उसका अगला क्वार्टर 426 करोड़, फिर आने वाली चीज़ें आप देख सकते हो। अभी लास्ट क्वार्टर 832 करोड़ पर उन्होंने क्लोज किया है। उसी के साथ साथ सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा, जो दिसंबर 2021 क्वार्टर में 60 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, वो बढ़कर धीरे धीरे 200-300 करोड़ के पार चला गया। यानी कि एक बड़ा पिक्चर यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। 2013 से लेकर 2021 तक अगर रेवेन्यू देखें तो लगभग उतना ही था, 500-600 करोड़, दैट्स इट। लेकिन जैसे डेरिवेटिव लॉन्च की, चीज़ बदल गई, गेम बदल गया, और बहुत सारे लोगों ने यहीं पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। क्योंकि इंडिया में जो असली पैसा बनता है ना, वो डेरिवेटिव्स में बनता है। जीरोधा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो, एंजल वन हो, कोई भी बड़ा ब्रोकर हो या फिर कोई भी बड़ा एक्सचेंज हो, असली पैसा अगर कहीं पर कमा रहा है तो वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब रियलिटी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी हियर, बट वहीं पर जो सारी बिजनेसेस है उसी सेगमेंट में पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ।
अगर मैं बीएसई की बात करूं तो बीएसई कहां से पैसा कमाता है, तो बीएसई अपना 64% रेवेन्यू सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस से कमाता है। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको बाय करते वक्त भी लगते हैं और सेल करते वक्त भी लगते हैं। हर एक जो ब्रोकरेज फर्म होता है उसकी वेबसाइट पर चार्जेस की लिस्ट में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से अलग अलग चार्जेस लगते हैं। जैसे आप शेयर बाय करते हो तो आपको ढेरों सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसमें आपके ब्रोकरेज चार्जेस आ गए, एसटीटी आ गया जो सरकार को जाता है, एक सेबी को जाता है एक पर्टिकुलर चार्ज, एक चार्ज होता है जिसका नाम है ट्रांजैक्शन चार्ज, वो एक्सचेंजेस को जाता है कि किस एक्सचेंज पर आपने शेयर बाय या सेल किए हैं। तो जब जब कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बीएसई पर कोई शेयर खरीदता है या बेचता है या फिर कोई फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेड करता है तो उसको ट्रांजैक्शन फीस लगती है जो सीधा बीएसई को मिलती है और 68% बीएसई का रेवेन्यू वहीं से आता है। उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इक्विटी डेरिवेटिव से सबसे ज़्यादा 46% रेवेन्यू कमाता है बीएसई। कैश इक्विटीज़ की बात करें तो बहुत ही कम आता है 13%। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब भी कोई करता है ना उसमें ब्रोकर का ज़्यादा फायदा है ना उसमें एक्सचेंज का ज़्यादा फायदा है, असली फ़ायदा है तो वो लोगों का होता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस सेगमेंट में ज़्यादा लोग आते हुए नहीं दिखते। उसके बाद बीएसई का एक प्लेटफॉर्म है बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड, वहाँ से 8% रेवेन्यू इनका आता है। और फिर ट्रेजरी इनकम, सर्विस टू कॉर्पोरेट्स, यानी कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उसे लिस्टिंग फीस पे करनी पड़ती है। तो वहाँ से भी बीएसई एनएसई जैसे एक्सचेंज से वो पैसा कमाते हैं। तो बीएसई को सालाना 16% रेवेन्यू वहीं से मिलता है। और धीरे धीरे हो क्या रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लिस्ट हो रही है एक्सचेंज पर, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनको धीरे धीरे यहाँ से आ रहा है। बट ये क्या है ना, ये थोड़ा एक वोलेटाइल इनकम है क्योंकि अचानक फिर ऐसा भी हो जाता है कि लिस्टिंग अचानक से कम हो जाती है, कम कंपनीज आती है। तो अभी फिलहाल बुल रन चल रहा है आईपीओज का, धड़ाधड़ आईपीओज आ रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ से भी अर्निंग्स फिलहाल बीएसई की बहुत बढ़िया है। और फिर अदर इनकम से 8% इनका आता है। तो इस तरह से कंपनी रेवेन्यू कमाती है। तो बीएसई ने ये जो डिसीजन लिया है कि हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आते हैं, इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर देम। और आप देख ही सकते हो कि सर्ज इन बीएसई डेरिवेटिव्स वॉल्यूम जून 2023 में बहुत कम वॉल्यूम था। अब ये तिजोरी फाइनेंस का डेटा एक बार देख लीजिए। बीएसई का वॉल्यूम जहां पर दिसंबर 2022 में 1,80,000 करोड़ का फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग डेली वहां पर होती थी। यही फिगर अभी रिसेंटली यानी कि 30 जून 2024 का डेटा देखा जाए तो आप ही गिनिए क्या नंबर निकल कर आता है। ये 1,08,16,000 करोड़। तो इतना डेली यहाँ पर F&O में इनका टर्नओवर हो रहा है, एवरेज डेली टर्नओवर। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज हैपनिंग ऑन बीएसई प्लेटफॉर्म। अब ये सारी चीज़ें होने की वजह से रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ा, प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ा और ऑफ कोर्स शेयर प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ा और बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न्स लोगों को मिल गए। अब यहाँ तक तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर बीच में सेबी के रेगुलेशंस आए। सेबी ने फिर काफ़ी सारी कंडीशंस लाई। सेबी की कंडीशंस के बाद आपको लगा होगा कि अच्छा इससे तो बीएसई को बहुत नुकसान हुआ होगा। नहीं, बीएसई को शॉर्ट टर्म में इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कैसे आपको शॉर्ट में बता दो। बीएसई ने क्या बोला कि हर एक एक्सचेंज को सिर्फ एक ही इंडेक्स ऐसा रखना है जो वीकली एक्सपायर होगा, बाकी सबको मंथली पर शिफ्ट करना है। अब बीएसई की बात करें तो दो ही तो इंडेक्स थे उनके, बैंकेक्स और सेंसेक्स। अब उन्होंने बैंकेक्स को मंथली कर दिया, सेंसेक्स को वीकली कर दिया। एनएसई की बात करें तो एनएसई के कई सारे इंडाइसेस थे जो वीकली एक्सपायर हुआ करते थे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो इनका बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, ये सारे वीकली एक्सपायर होते थे। तो इन सबको इन्होंने मंथली पे शिफ्ट कर दिया और सिर्फ निफ्टी इंडेक्स को वीकली पर रख दिया। अब हुआ ये कि जैसे ही ये तीनों इंडाइसेस को एनएसई ने वीकली से मंथली शिफ्ट कर दिया, लोगों का इंटरेस्ट चला गया। लोग क्या बोले, हमें तो वीकली चाहिए, तो हम किस में ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी में। तो एनएसई के पास पहले बहुत सारे इंडाइसेस थे, अब एक ही था वीकली के लिए। बीएसई के पास भी एक ही था। फिर लोगों ने क्या सोचा कि निफ्टी के अलावा सिर्फ सेंसेक्स बचता है, तो दोनों में ही ज़्यादा वीकली पर ट्रेड करते हैं। तो बाकी एनएसई के पास जो मल्टीपल इंडाइसेस जो वीकली एक्सपायर होते थे, उसकी ट्रैफिक शिफ्ट हो गई एनएसई पर। और इसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो डेटा यही कह रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो, लेकिन बीएसई को इसका बेनिफिट मिला है कि बहुत सारे लोग वीकली एक्सपायरी के लिए सेंसेक्स पर चले गए हैं, जिसका अल्टीमेटली बीएसई को फायदा मिला है। लेकिन मैं अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये चीज़ बीएसई के लिए भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ एक इंडेक्स वीकली एक्सपायर हो रहा है, तो बहुत सारी जो ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत सारी तो चली गई। साथ ही सेबी ने और भी कई सारे रूल्स लाए, जिससे छोटे मोटे जो ट्रेडर्स है F&O के, वो भी गायब हो गए और उसकी वजह से कि इम्पैक्ट तो क्लियरली देखने मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कुछ फ़ायदा है, तो इसीलिए उनका दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू गिरा नहीं है, थोड़ा बढ़ा है, बट ग्रोथ ज़रूर हैम्पर हो रही है। अब दूसरा फ़ायदा बीएसई को इसमें ये मिलता है कि ये इंडस्ट्री पूरी डिओपली है, इसमें दो ही प्लेयर हैं, एनएसई है और बीएसई है। तो बीएसई ने सोचा कि ठीक है, बिजनेस तो थोड़ा कम हुआ है सेबी के रेगुलेशंस की वजह से, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर अभी कर ही नहीं पा रहे ट्रेड, तो क्यों ना जो फीस है हमारी ट्रांजेक्शन फीस उसे बढ़ाया जाए और वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बीएसई ने ट्रांजेक्शन फीस अपनी सेंसेक्स और बैंकेक्स दोनों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बढ़ा दी, ताकि और ज़्यादा पैसा वहाँ से वो खींच सके। तो ये तो हो गई अब तक की बात। फ्यूचर कैसा है बीएसई के लिए?
सो बेसिकली आपको बता दूँ तो धीरे धीरे जो एफ एंड ओ का डेरिवेटिव वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब 28 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है सेबी चेयरमैन की, माधवीपुरी बुच की, और उसके बाद नई चेयरमैन आ जाएंगे या आ जाएंगे। तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो कुछ डिसीजंस को रिवर्स करते हैं क्या। अगर नहीं करते हैं तो एफ एंड ओ का वॉल्यूम तो हिट रहेगा। तो बहुत सारे लोग, मतलब एक शॉकिंग डेटा जो मुझे मिला है कि मेनी पीपल आर शिफ्टिंग टू सम अदर थिंग्स। मतलब मैंने देखा है कि डब्बा ट्रेडिंग्स के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, क्रिप्टो के वॉल्यूम्स फिर से बढ़ रहे हैं। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी जो ऑडियंस थी, छोटे मोटे प्लेयर्स थे जिन्हें अभी ईजी एंट्री नहीं मिल रही है एफ एंड ओ में, वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें वहाँ पर अच्छा लेवरेज मिल रहा है, वहाँ पर वो कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मेंटेलिटी देखो, एफ एंड ओ वालों की मेंटेलिटी यही है कि क्विक पैसा बनाना है। सो इफ दे आर नॉट गेटिंग एंट्री समवेयर, दे विल शिफ्ट एल्सवेयर। सो दिस इज अ स्टोरी हैपनिंग। तो अगर सेबी चीज़ें रिवर्स नहीं करती है और यही चीज़ें आने वाले टाइम में जारी रहती है, तो जो ग्रोथ सेबी के पिछले 2-3 सालों में रही है वो यहाँ से आगे नहीं हो पाई। इट इज़ वेरी क्लियर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कि जैसे लोगों को लगता है कि बीएससी का मेन कंपटीटर एनएससी है तो उसका कंपैरिजन वगैरह करते हैं। मैं बोलता हूँ छोड़ो, बीएससी का जो मेन कंपटीटर फिलहाल है मेरे हिसाब से वो है डब्बा ट्रेडिंग। इंडिया में आप देख सकते हो बीएससी ने ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ा दिए, रिसेंटली आपका एसटीटी बढ़ गया एफ एंड ओ पर, रिसेंटली आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ गए, वो 15% से 20% बढ़ गए। तो सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, उसमें कुछ मार्जिन नहीं मिल रहा, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ हैं मुंबई के, कुछ एरियाज़ है गुजरात के, जहाँ पर रिसेंट टाइम में जो डब्बा ट्रेडिंग्स है इट इज़ ऑन द राइज। अब ये क्या है कि जो लोग वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं डब्बा ट्रेडिंग के जरिए, सो अल्टीमेटली वो कंपटीशन, मतलब वो तो बीएससी एनएससी के कस्टमर से पहले वो तो चले गए, तो वहाँ पर काफ़ी एक रेवेन्यू लॉस एनएससी बीएससी को हो रहा है। तो बीएससी को ये सारी जो रेगुलेशंस बीएससी ला रही है, इट हैज़ टू मेक श्योर कि डब्बा ट्रेडिंग ना हो। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें सेबी की तरफ से हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हर किसी की तरफ से हो रही हैं, लेकिन वो कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्सचेंजेस को ही फेवरेबल इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें होगी। अदरवाइज पीपल विल ट्राई टू फाइंड द लूप होल्स, एंड इस तरह से बीएससी और एक्सचेंजेस के लिए भी अपने आप में एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। सेकेंड चीज़ ये है कि जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे बीएससी है एनएससी है, दोनों का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस डेरिवेटिव से आने वाले इनकम पर है। सिर्फ वही नहीं, आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर भी ले लीजिए, दे हैव अ लॉट मोर डिपेंडेंस ऑन दी एफ एंड ओ इनकम। अब यहाँ पर जो कुछ रेगुलेशंस आए हैं उसकी वजह से इट इज़ वेरी श्योर कि जो ग्रोथ डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भी हुई है वो भी यहाँ से आगे उतनी तेज़ी से नहीं होने वाली, फ्लैट ही रहेगा, और हुई भी तो थोड़ी बहुत होगी। तो वो भी एक चीज़ एनएससी, बीएससी और बाकी एक्सचेंजेस के लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। अब कहानी यहीं पर नहीं रुकी, एक और कंपटीशन बीएससी के लिए शायद क्रिएट हो सकती है, वो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमएससी। एमएससी की अगर बात करें तो रिसेंट टाइम में जीरोधा, ग्रो और मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर्स ने काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इस एक्सचेंज में की है, ताकि उस एक्सचेंज का रिवाइवल हो पाए और वो एक्सचेंज ऑपरेशनल हो जाए, एंड अल्टीमेटली बाद में ये कहा जाए कि दिस एक्सचेंज इज रन बाय पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। अब एमएससी की अगर बात करें तो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है शॉकिंगली, जैसे कि राधा किशन दमानी, मिस्टर झुनझुनवाला और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स। तो ये शायद मेरे हिसाब से इनकी बेट होगी कि इस एक्सचेंज को, जो कि अभी ख़त्म होने जा रहा है, इसको रिवाइव करे, इसे ऑपरेशनल करे, और फिर ब्रोकरेज फर्म्स, क्योंकि अलग अलग बड़े बड़े इंडिया के जो स्टॉक ब्रोकर्स है फिलहाल इनकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग इसमें है, तो ये लोग शायद अपने लिए अच्छी टर्म्स बना सकते हैं कि ब्रोकर्स के लिए कम चार्जेस हो वगैरह वगैरह, और उसे फिर वो बढ़ावा दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन चांस, बिकॉज ग्रो इज नाउ इंडियाज नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज, जीरोधा इज नंबर 2। सो दिस कुड बी अ बिग चैलेंज इन द फ्यूचर। ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, इस एक्सचेंज के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, बट दिस इज वॉट हैपनिंग इन द बैकडोर राइट नाउ। आने वाले टाइम में ये सामने चीज़ आ सकती है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। एक बड़ा कमोडिटी का जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, यानी कि NCDEX, इसने अभी 8 दिन पहले अनाउंस किया है कि वो भी अभी इक्विटी डेरिवेटिव में एंटर करेंगे। यानी जहाँ पर डीओपली थी एनएससी बीएससी की, वहाँ पर NCDEX तो उसने तो अनाउंस कर दिया कि हम तो आ रहे हैं, बट मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी फ्यूचर में वहाँ पर आ सकता है। डब्बा ट्रेडर्स इज लाइक वो तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो ये सारी कंपटीशन यहाँ पर बढ़ रही है, दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम। एंड एट द सेम टाइम डेरिवेटिव्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो गिर रहा है। दोनों जगह पे प्रॉब्लम में फंसी है फिलहाल बीएससी। और ऐसे में अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की जो ग्रोथ है, तो यहाँ पर पिछले 5 साल में 20% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना रही है, 17% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है कंपाउंडेड सालाना। पिछले 3 साल में हालांकि 30% से ज़्यादा की ग्रोथ है इनकी दोनों जगह पर। लेकिन अगर मैं इनके प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो इट हैज़ बिन क्वाइट हाई, 74 पर ये रहा है। बीच में ये 106 पर चला गया था इसका पी रेशो, अभी 74 पर आया है। एज वेल एज अगर मैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस की बात करूँ तो मुझे उतना कंपनी का हरा भरा फ्यूचर नहीं दिख रहा है अभी, बिकॉज ऑफ द रीजन्स आई टोल्ड। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट हो या इन्वेस्ट करने वाले तो आप इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए, इसमें और डिटेल रिसर्च आप अपनी कर सकते हो,
और उसके हिसाब से अपनी एक डिसीजन बना सकते हो। सो इस वीडियो का पॉइंट ये था कि ये जो भी सारी चीज़ें पीछे से चल रही है, जो डब्बा ट्रेडिंग से आने वाली कंपटीशन है और जो डेरिवेटिव्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बीएससी की, वो सारी जगह पर फिलहाल प्रॉब्लम्स आ रही है। स्टॉक्स हालांकि यहाँ पर नहीं गिर रहा है, इट इज़ राइट नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, पर मुझे क्लियरली लगता है कि लुकिंग एट द करंट सर्कमस्टांसेस एंड फ्यूचर पोटेंशियल, यहाँ पर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम मुझे दिखती है। फिलहाल हम यहीं पर रुककर जाते थे, हमारी कॉम्बो ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए। इस प्राइस पर ये कॉम्बो आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा। 19 फेब के बाद इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, डबल से ज़्यादा हो जाएगी। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, गेट द लाइफ टाइम एक्सेस एंड सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।